हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सो सब ठीक ठाक होगा। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे आज की। बच्चे, आज हम डिस्कस करेंगे सीए फाइनल एफआर के मई 22 एग्जाम्स में जो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हैं उनके बारे में। ये अमेंडमेंट्स किन के लिए एप्लीकेबल हैं? मई 22 एंड ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट वालों के लिए ये अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है। क्लियर है सर? क्या बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स हैं? नहीं बच्चे, कुछ खास नहीं है। दो ही तरह की अमेंडमेंट्स आई हैं। पहला, आपका जो शेड्यूल 3 का फॉर्मेट है, शेड्यूल 3 डिवीजन 2, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। रादर फॉर्मेट में नहीं चेंजेस हैं, कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स के बारे में बातें करी गई हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, दो चार बातों को छोड़ के जो आपके क्वेश्चंस को इंपैक्ट करने वाली हैं। बाकी कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें वो है नहीं, बट क्योंकि अमेंडमेंट है तो अमेंडमेंट से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो हम इसके ऊपर डिटेल चर्चा करेंगे। शेड्यूल 3 के डिस्क्लोजर्स को लेके डिटेल चर्चा करेंगे। दूसरा बच्चे, हमने जो फ्रेमवर्क डिस्कस किया था आपके साथ, जो लास्ट लेक्चर था हमारा जिसमें हम मीनिंग ऑफ एसेट, मीनिंग ऑफ लायबिलिटी पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूट ने इस फ्रेमवर्क को रिवाइज कर दिया है। हालांकि कोई नए फ्रेमवर्क में कुछ खास नहीं है, बस परिभाषा को इलैबोरेट कर दिया गया है। तो मैं तो बोलूंगा कि जो फ्रेमवर्क पड़ा हुआ है हम वही चला देंगे। इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि जो बातें करी गई हैं वो कोई एग्जाम के लिए इतनी रेलेवेंट है नहीं, और जितनी को रेलेवेंट हैं वो पुराने फ्रेमवर्क में भी हमने पढ़ी हुई हैं। तो हमें तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, बिकॉज ये जो फ्रेमवर्क होता है ये स्टैंडर्ड सेट करने में मदद करता है, और स्टैंडर्ड सेट करना हमारा काम तो है नहीं। तो पर क्योंकि ये रिवाइज होके आया है, तो और इंस्टीट्यूट ने 4-5 क्वेश्चंस भी इसके ऊपर एक्स्ट्रा दिए हैं, तो इसके ऊपर हमें चर्चा करनी पड़ेगी। फ्रेमवर्क देखूंगा सारे दोबारा कराना है या सिर्फ क्वेश्चंस करा के चल जाएगा? आई थिंक सो के क्वेश्चंस करा के चल जाएगा, सारा दोबारा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज जो हमने ऑलरेडी किया है उसको बहुत ज्यादा खींच दिया गया है। जैसे एसेट की परिभाषा को और खींच दिया गया, लायबिलिटी की परिभाषा को और खींच दिया गया, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और खींच दिया गया, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, पर वो हमारे लिए नहीं है इतना खास। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतना रेलेवेंट नहीं होता कि मैं आपको 4-5 घंटे का लेक्चर बना के दे दूं कि हाँ बड़ी अमेंडमेंट आ गई है। वो कोई इतने काम की बात है नहीं, बिकॉज ये हमने ऑलरेडी किया भी हुआ है फ्रेमवर्क। सो एज सच कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, पर हाँ उस पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे। मेजर अमेंडमेंट्स ये दो ही हैं, बाकी इंडेस में कोई बदलाव नहीं है। न्यू क्वेश्चंस आते रहते हैं, जाते रहते हैं। जो भी लास्ट 3 आरटीपीज हैं, मतलब आप कह लो कि आपका नवंबर 21 का आरटीपी, मई 21 का आरटीपी, और इससे पिछला कौन सा हुआ, नवंबर 20 का आरटीपी, इसके क्वेश्चंस को स्टडी मटेरियल में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। बच्चे, नए क्वेश्चंस तो आते जाते रहेंगे, पेपर में तो कोई भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस को, इसके क्वेश्चंस को स्टडी मटेरियल में सीधा का सीधा इन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दिया है। तो ये आप सीधा 3 आरटीपी कर लीजिए, तो आपका स्टडी मटेरियल के एडिशनल क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। कुछ भी नया नहीं है बच्चे। देखो, डालने को जितना मर्जी मैं क्लासेस का बोझ डालता रहूं कि हाँ ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, अल्टीमेटली क्वेश्चंस तो याद करने नहीं है। बड़ी सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट याद करने हैं। तो अमेंडमेंट कॉन्सेप्ट में होती है, क्वेश्चन में थोड़ा कोई अमेंडमेंट है। क्वेश्चन तो कोई भी आ सकता है पेपर में, बट स्टिल जिनको लगता है कि जो इंस्टीट्यूट ने मई 22 में स्टडी मटेरियल जारी किया है, क्या उसमें कुछ न्यू क्वेश्चंस हैं? हाँ बिल्कुल है, और वो इन 3 आरटीपीज के क्वेश्चन है। अगर ये 3 आरटीपीज आपने किए हुए हैं, वेल एंड गुड। नहीं किए हुए तो कर लीजिए, तो आपके सारे एडिशनल क्वेश्चंस भी कवर हो जाते हैं। इसमें से नवंबर 21 का आरटीपी तो हमने भी अपने चैनल पे डाला ही हुआ है। मैं कोशिश करूंगा मई 21 और नवंबर 20 का भी बना के डाल दूंगा।
वैसे जरूरत नहीं है बच्चे, क्वेश्चंस लेवल पे तो कुछ भी पूछ सकते हैं ना, इस बात को समझिए। सो अगर मुझे लगेगा कि मई 21 और नवंबर 20 में कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं, सो वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा, पर है नहीं जहां तक मुझे ध्यान है। सो मेन अमेंडमेंट दो ही हैं, एक शेड्यूल 3 में और एक आपका फ्रेमवर्क। सो ये दो ही चीजें हैं। आज की क्लास में हम लोग शेड्यूल 3 के अमेंडमेंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। सो हेडिंग बनाइए, अमेंडमेंट्स इन शेड्यूल 3 डिवीजन 2। अमेंडमेंट्स इन शेड्यूल 3 डिवीजन 2। तो बच्चे 3-4 अमेंडमेंट्स हैं जो आपके एग्जाम्स को इंपैक्ट कर सकती हैं। उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि किसी अमेंडमेंट से क्वेश्चन आने वाला है, पर क्योंकि अमेंडमेंट का हुआ ज्यादा होता है तो फिर एक बार हम सारा डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है ना, ताकि कोई दिक्कत ना आए कि बाई चांस कोई नई चीज है उसके ऊपर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछ ले। तो टोटल 15-20 पॉइंट्स हैं जो अमेंडमेंट्स को लेके हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। क्लियर है? अच्छा, दो तरह के चेंजेस आए हैं शेड्यूल 3 डिवीजन 2 में, लिखना नहीं है। पहला है कि कोई एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट को चेंज किया गया, मतलब कि रिक्वायरमेंट पहले भी थी, रिक्वायरमेंट अब भी है, पर उसमें कोई बदलाव किया गया। ये आपके लिए ज्यादा रेलेवेंट है कि हमने एक चीज ऑलरेडी पढ़ी हुई है, उसमें कोई बदलाव किया गया है। छोटे छोटे 4 या 5 बदलाव हैं जो एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स में करे गए हैं। 4 या 5 छोटे छोटे बदलाव हैं। बाकी बच्चे सारे के सारे नए डिस्क्लोजर्स हैं जो आपने पहले किए ही नहीं हुए, और शेड्यूल 3 ने कुछ नए डिस्क्लोजर्स भी अप्लाई कराए हैं। इनमें से मुझे लगता है कि कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए, इसलिए मुझे इनको डिस्कस करना पड़ेगा। कुछ हमारे क्वेश्चंस को इंपैक्ट करेंगे, कुछ तो बिल्कुल ही नए हैं। जैसे आपने अगर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया है तो आपको डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे ना, नई चीजें हैं तो उसके ऊपर एक नया डिस्क्लोजर है। कुछ रेशोस का डिस्क्लोजर देना मैंडेटरी कर दिया गया है, डेट इक्विटी रेशो, करंट रेशो, डेटर टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर, इस तरह की जो रेशोज है, आई थिंक 10-12 रेशोज हैं जिनका डिस्क्लोजर मैंडेटरी कर दिया गया है। फिर आपके पास अगर कोई बेनामी प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर डिस्क्लोजर मैंडेटरी कर दिए गए हैं। सो इस तरह की कुछ एक्स्ट्रा चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि पहले थे ही नहीं। सो दो तरह के रिक्वायरमेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला कि एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स में कोई बदलाव किया गया है, और दूसरा कि कुछ न्यू डिस्क्लोजर्स भी लाए गए हैं। सो पहले हम बात करते हैं कि एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स में क्या बदलाव किए गए हैं। सो लिखिए जी, पॉइंट नंबर 1, राउंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स। पहले मैंने सोचा था कि आपको पूरी की पूरी नई क्लास ही दे दूं शेड्यूल 3 की, पर बच्चे वो 4 लेक्चर आपको लगाने पड़ते, क्योंकि हमने 2-3-4 लेक्चर बनाए हुए हैं शेड्यूल 3 के ऊपर। सो बहुत ज्यादा समय जाता, बिकॉज कोई मेजर बदलाव हुए भी नहीं है। लो जी, राउंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स। तो पहले मैं आपको अपने नोट्स पे लेके चलता हूं, जो हमारे क्लास नोट्स हैं, वहां पे जाके बताते हैं क्या चेंज है। सो बच्चे, ये हमने राउंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स लिखे हुए हैं। राउंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स में हम लोग पढ़ते थे कि टर्नओवर पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं। तो अगर आपकी टर्नओवर लेस देन 100 करोड़ है तो नियरेस्ट ऑफ 100,000 लैक्स और मिलियंस, और 100 करोड़ और मोर है तो नियरेस्ट ऑफ लैक्स, मिलियंस और करोड़। सो एक मेजर बदलाव किया गया है, काट के टर्नओवर की जगह वर्ड लिख दिया गया है टोटल इनकम। टर्नओवर की जगह आप भी यहां काट दीजिए, मैं वहां अलग से नोट्स भी लिखवा दूंगा, पर आप अपने मेन नोट्स में भी चेंज कर सकते हैं। टर्नओवर की जगह वर्ड लिख दिया गया है क्या? टोटल इनकम। सर टोटल इनकम क्या है? बच्चे टोटल इनकम हम लोग एसपीएल बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम को टोटल इनकम बोला गया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम, बिकॉज पीएल में पहले दो आइटम यही होते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम।
इसको टोटल इनकम बोला गया है। अगर मैं फॉर्मेट में बताऊं तो यहां हमारे पास पीएल का फॉर्मेट होना चाहिए, ये रहा। ये जो आपने लिखा है ना टोटल ए, इस टोटल ए को काट के इसका नाम रख दिया गया है क्या? टोटल इनकम। दिस इज योर टोटल इनकम नाउ। क्लियर हो गई बात? सो पहले राउंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स टर्नओवर के ऊपर बेस्ड होते थे, अभी राउंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स टोटल इनकम के ऊपर बेस्ड है। सो इससे हमारे किसी क्वेश्चन के ऊपर तो कोई इंपैक्ट आना नहीं, बिकॉज इसके ऊपर कोई सवाल तो होता नहीं, बट स्टिल आपको अब पता होना चाहिए। आप फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, आगे जाके काम भी करने हैं, सो आपको पता होना चाहिए। लिख लीजिए इस बात को। अर्लियर राउंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स, अर्लियर rounding of requirements were based on turnover. Now the rounding of requirements are based on total income. Now but रिक्वायरमेंट वही है, लेस देन 100 करोड़, 100 करोड़ और मोर, बाकी रिक्वायरमेंट सेम है, बस टर्नओवर काट के वर्ड क्या लिख दिया गया? टोटल इनकम। और टोटल इनकम का अर्थ क्या है? लिख लीजिए, टोटल इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम। टोटल इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम। तो ये था जी आपका पहला एग्जिस्टिंग चेंज। पहले मैं वो चेंजेस डिस्कस करूंगा जो आपने पहले पढ़े हुए हैं और इनमें किसी तरह का कोई बदलाव किया गया है। लिखिए जल्दी। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? चलिए, सो रह गया है तो पॉज करके लिखिए। आइए जी दूसरे चेंज की बात करते हैं। तो मैं आपको फॉर्मेट में लेके चलना चाहूंगा। फॉर्मेट लेक्चर 2 में है। आइए जी, सो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में बच्चे कोई बदलाव नहीं है, एक छोटा सा बदलाव है, वो मैं आपको बता देता हूं। सो मैं ये गंदगी जरा मिटा लूं, थोड़ी सी नहीं मिटेगी। सो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में सिर्फ एक छोटा सा चेंज किया गया है। पहले मैं वो चेंज आपको बता देता हूं। ये जो नॉन करंट लाइबिलिटीज में पहला हेडिंग कौन सा है? फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। और फाइनेंशियल लाइबिलिटीज के बाद क्या है? बोरोविंग्स, ट्रेड पेबल और अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, जिसको हम बीटीओ बोलते होते थे क्लास में। बोरोविंग्स, ट्रेड पेबल्स और अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। बच्चे यहां बोरोविंग्स के बाद एक लाइन आइटम इंट्रोड्यूस करी गई है, आप अपने ओरिजिनल नोट्स में लिख सकते हैं, लीज लाइबिलिटीज। लीज लाइबिलिटीज, लीज लाइबिलिटीज, और ये आपके दोनों में है, ये नॉन करंट में भी है और ये करंट में भी है। बोरोविंग के बाद क्या? लीज लाइबिलिटीज। बोरोविंग्स के बाद लीज लाइबिलिटीज। ये एक चेंज किया गया है फॉर्मेट में। अब ये क्या है? हम लोगों ने इंड AS 116 पढ़ा हुआ है लीजेस का, तो उसमें लीज लाइबिलिटीज आते हैं। अर्लियर ऐसे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं थी कि लीज लाइबिलिटी को कहां दिखाया जाए। अब उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है। वैसे हम कहां दिखाते थे? हम कहते थे लीज लाइबिलिटी के 2 टुकड़े करो। जो करंट मैच्योरिटीज हैं, मतलब आने 12 महीनों में जो लाइबिलिटी इनकर होनी है, उसको अदर करंट फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में दिखाया जाए।
और जो बाकी लॉन्ग टर्म लीज ऑब्लिगेशंस हैं उसको हम बोरोइंग्स के पार्ट बना के दिखाते थे। अभी मैं दिखाता हूं, उसको हम बोरोइंग्स का पार्ट बना के दिखाते थे। फिर बोल रहा हूं, बोलता क्या है दिखाई देते हैं आपको। ये देखो, लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने लीज लाइबिलिटी के बारे में चर्चा करी होगी। 3 में या 4 में होगा, 4 में होगा शायद। ये देखिए जरा, ये देखिए, ये बोरोविंग्स का हमने नोट बनाया हुआ है। यहां हम दिखाते थे, ये देखो, लॉन्ग टर्म मैच्योरिटीज ऑफ लीज ऑब्लिगेशंस, ये काट दीजिए। लॉन्ग टर्म मैच्योरिटीज ऑफ लीज ऑब्लिगेशंस पहले आप बोरोइंग्स में दिखाते थे, ये काट दीजिए प्लीज। ओरिजिनल नोट्स में चेंज करना जरूरी है, बिकॉज जब आप वहां से रिवाइज करेंगे आपको वहीं से ही पता लग जाएगा। और जो करंट वाला पोर्शन होता था वो हम अदर करंट फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में दिखाते थे। ये देखो, करंट मैच्योरिटीज ऑफ फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशंस, सो ये भी काट दीजिए, ये दोनों हटा दीजिए, क्योंकि अब ये स्पेसिफाई कर दिया गया है कि जो भी आपके लीज लाइबिलिटीज हैं ये आपको बैलेंस शीट में ही दिखाने पड़ेंगे। जो भी लीज लाइबिलिटीज हैं ये आपको कहां दिखाने पड़ेंगे? बैलेंस शीट में ही दिखाने पड़ेंगे। कहां दिखाने हैं? अगर नॉन करंट पोर्शन है तो बोरोइंग के नीचे लीज लाइबिलिटीज, और जो करंट पोर्शन है बोरोइंग के नीचे लीज लाइबिलिटीज। सो ये एक मेजर बदलाव किया गया है कि अब लीज लाइबिलिटीज को एक इज्जत मिल गई है, एक जगह मिल गई है कि बैलेंस शीट में फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में बोरोविंग्स के बाद आपको दिखाने हैं क्या? लीज लाइबिलिटीज। सो ये मैं आपको लिखवा भी देता हूं यहां पे, ताकि आपको एक बार अमेंडमेंट हैंडआउट पढ़े तो भी आपको पता लग जाएगा। कहां गया? लिखिए जी, ट्रीटमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटीज, ट्रीटमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटीज। तो मैं पहले क्या होता था वो भी लिखवा देता हूं, अब क्या होता है वो भी लिखवा देता हूं। अर्लियर करंट मैच्योरिटीज ऑफ लीज ऑब्लिगेशंस current maturities of lease obligations are disclosed under other current financial liabilities and were are नहीं were and remaining lease liabilities were disclosed under borrowings नॉन करंट। ये हम लोग पहले करते थे, है ना, पर अब क्या करना है? अब लीज लाइबिलिटीज को सेपरेटली दिखाना है। नाउ लीज लाइबिलिटीज are to be disclosed in the balance sheet after borrowings. So एक ही लाइन में बात खत्म हो गई। Now lease liabilities are to be disclosed in the balance sheet after the borrowings. तो borrowings के बाद हमें लीज लाइबिलिटीज को डिस्क्लोज करना है। वो कैसे करना है मैंने आपको दिखा दिया। अगर करंट मैच्योरिटीज आने वाले 12 महीने की हैं तो वो करंट लाइबिलिटीज में, और बाकी लीज ऑब्लिगेशंस नॉन करंट लाइबिलिटीज में बोरोइंग्स के बाद आपको फेस ऑफ द बैलेंस शीट के ऊपर इसको दिखाना है। क्लियर है? सो ये आपके इंड AS 116 के प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट्स में भी चेंज कर देगा कि अगर आपको लीज ऑब्लिगेशंस को कभी बैलेंस शीट में दिखाना पड़ गया
तो अब आपको ऑन द फेस ऑफ बैलेंस शीट इसको दिखाना पड़ेगा बोरोविंग्स के बाद। किस नाम से? लीज लाइबिलिटीज के नाम से। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? सो ये था हमारा दूसरा चेंज, ट्रीटमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटीज। तो जहां से कटवाना था मैंने कटवा भी दिया, जहां ऐड करवाना था हमने कर भी दिया। क्लियर है? थर्ड लिखिए, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। इसके ऊपर तो स्पेशल प्रेजेंटेशन के क्वेश्चंस भी किए हुए हैं हमने शेड्यूल 3 के। क्या होता है ये कि आपने एक लॉन्ग टर्म लोन लिया है, सो जितनी किस्तें आने वाले 12 महीने में ड्यू होनी है उसको हमेशा आप करंट दिखाते थे। और कहां दिखाते थे? ये रहा, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म लोन के नाम से दिखाते थे। कहां दिखाते थे? अदर करंट फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में दिखाते थे। बच्चे ये भी चेंज कर दिया है, इसको अब यहां नहीं लिखना, इसको शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स में दिखाना है। मतलब अब आपका शेड्यूल 3 कहता है कि आने वाले 12 महीने की किस्तें विल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म बोरोविंग और उसके बाद की किस्तें विल बी ट्रीटेड एज द नॉन करंट बोरोविंग्स या लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। पहले आने वाले 12 महीने की किस्तों को अदर करंट फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में दिखाया जाता था। पहले आने वाले 12 महीने की किस्तों को अदर करंट फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में दिखाया जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। आने वाले 12 महीने की किस्तें कहां दिखाई जाएंगी? ये रखा ना बोरिंग्स, बोथ करंट एंड नॉन करंट। तो यहां एक वर्ड, यहां एक लाइन ऐड कर लीजिए, पॉइंट डी, करंट मैच्योरिटीज ऑफ। मेन नोट्स में भी चेंज करा रहे हैं प्लस अलग से भी लिखवा रहे हैं। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स shall be disclosed as, ये shall be disclosed under short term borrowings. Current maturities of long term borrowings shall be disclosed under कहां? short term borrowings. क्लियर है? सो करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को अब आप अदर करंट फाइनेंशियल लाइबिलिटी में नहीं दिखाएंगे। कहां दिखाएंगे? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में दिखाएंगे। सो ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स में चेंज किया गया है। क्लियर हो गया? ये भी आपके क्वेश्चंस को इंपैक्ट करेगा, बिकॉज इस पे तो हमने क्वेश्चन भी किए हुए हैं। जब हमने शेड्यूल 3 के क्वेश्चंस किए थे तो वहां ये पॉइंट काफी बार आता है, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो हम कहते थे इसको अदर करंट फाइनेंशियल लाइबिलिटी में दिखा दो, पर अब नहीं, अब इसको शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स में दिखाया जाएगा। तो अदर करंट फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में से दो चीजों, माफ करिएगा, दो चीजों को हटा दिया गया है और ये काफी मेजर चेंज है जो आपके पेपर को, क्वेश्चंस को इंपैक्ट करता है। लिखिए, अर्लियर करंट मैच्योरिटीज of long-term borrowings were disclosed under other current financial liabilities. Other current financial liabilities, पहले इसको यहां दिखाते थे। Now as per amendment, comma, current maturities of long term borrowings
are to be disclosed separately under short-term borrowings, are to be disclosed separately under कहाँ, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। क्लियर है? लिखिए इसको जल्दी। तो ये भी एक ऐसा चेंज है जो आपके क्वेश्चंस को इम्पैक्ट कर जाएगा। ठीक है ना, इस तरह का चेंज है कि ये भी आपके क्वेश्चंस को इम्पैक्ट कर जाएगा। लिखिए जल्दी। ओके, नेक्स्ट लिखिए पॉइंट नंबर 4, ट्रीटमेंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, ट्रीटमेंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, ट्रीटमेंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। अब बच्चे हमने इंड AS 109 पढ़ा हुआ है ना, और इंड AS 109 में हम पढ़ाते हैं कि सिक्योरिटी डिपॉजिट्स आर फाइनेंशियल एसेट्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स आर फाइनेंशियल एसेट्स। वहां हम लोन का ट्रीटमेंट अलग पढ़ाते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स का ट्रीटमेंट अलग पढ़ाते हैं, है ना। अब शेड्यूल 3 में हम क्या पढ़ते थे इसके रिगार्डिंग, आइए जरा देखते हैं। शेड्यूल 3 में हम लोग पढ़ते थे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट्स को लोन्स के अंदर दिखाना है। ये देखिए नॉन करंट लोन्स, और मैंने इंपॉर्टेंट मार्क भी कराया हुआ है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट्स जो आपने दिए हैं ये नॉन करंट लोन्स के अंदर दिखाना है। बच्चे ये लोन थोड़ा ना होता है, तो ये एक स्मॉल मिस्टेक थी, ये गलत नहीं था, हमने सही पढ़ा हुआ था। पहले शेड्यूल इसको लोन्स में ही दिखाता था, अब शेड्यूल ने इसको सुधार दिया है और वो कह रहे हैं ये लोन्स में नहीं आएगा, ये आएगा अदर नॉन करंट फाइनेंशियल एसेट्स में। वो कह रहे हैं ये लोन नहीं है, तो इसको हमें अदर नॉन करंट फाइनेंशियल एसेट्स में दिखाना पड़ेगा। सो ये भी एक बदलाव है। मतलब ये जो लिखा है ना अदर फाइनेंशियल एसेट्स नॉन करंट, अब आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट इसके अंडर शो किया जाएगा। रादर बैंक बैलेंसेस विद मोर देन 12 मंथ्स मैच्योरिटी को भी यहीं पे ही दिखाना है, अदर नॉन करंट फाइनेंशियल एसेट्स में। और ये मैंने आपको बताया भी हुआ है, ये हमने आपको बताया भी हुआ है जब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पढ़ाया था कि अदर नॉन करंट फाइनेंशियल एसेट्स में दिखाइए। ये देखो, ये देखो, FD हैविंग मैच्योरिटी पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स शैल बी क्लासिफाइड एज अदर नॉन करंट फाइनेंशियल एसेट। ये तो हमने आपको पहले ही बताया हुआ है, क्योंकि ये हमने गाइडेंस नोट से पहले लिख दिया था, अब उन्होंने इसको शेड्यूल का पार्ट बना दिया है, पहले ये गाइडेंस नोट में था। सो ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, हमारे लिए नई बात है सिर्फ और सिर्फ क्या, सिक्योरिटी डिपॉजिट जिसको पहले नॉन करंट लोन्स के अंदर दिखाते थे, अभी हमें इसको अदर नॉन करंट फाइनेंशियल एसेट्स में दिखाना पड़ेगा। बच्चे फर्क पड़ जाएगा ना। इधर देखो, अगर हम फॉर्मेट्स की बात करें, हाँ जी, तो ये देखो इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, लोन और अदर फाइनेंशियल एसेट, तो पहले आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट्स यहां आते थे, अभी यहां से हटा के सिक्योरिटी डिपॉजिट्स को यहां डाल दिया गया है, अदर नॉन करंट फाइनेंशियल एसेट्स में डाल दिया गया है। सो ये एक रिक्वायरमेंट थी जिसमें बदलाव जरूरी था, बिकॉज ये लोन नहीं होते। ठीक है, लिखिए earlier security deposits were disclosed
अंडर अदर नॉन करंट लोन्स, मतलब फाइनेंशियल एसेट्स में अदर नॉन करंट लोन्स है ना, फाइनेंशियल एसेट्स ही होते हैं। फिर से देख लीजिए। सो मेन हेडिंग होता है क्या, फाइनेंशियल एसेट्स, और फाइनेंशियल एसेट्स में लोन्स में दिखाते थे, है ना। नाउ एज पर अमेंडमेंट कॉमा सिक्योरिटी डिपॉजिट्स are to be disclosed under other non-current financial assets. Security deposits are to be disclosed under other non-current financial assets. तो ये 4 चेंजेस हैं जी जो एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स में करे गए हैं। एक और है छोटा सा, ये 4 मेजर चेंजेस हैं जो एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स में करे गए हैं, जो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस को भी इंपैक्ट करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट्स के तो आप क्वेश्चंस भी करते हैं ना इंड AS 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के चैप्टर में। सो वहां आपको अब सिक्योरिटी डिपॉजिट्स को अगर बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करना पड़े तो आप अदर नॉन करंट फाइनेंशियल एसेट्स में डिस्क्लोज करेंगे। पहले आप इसको नॉन करंट लोन्स के अंदर डिस्क्लोज करते थे। सो ये बदलाव किए गए हैं। सो 3 चीजों में मेजर बदलाव है, एक लीज लाइबिलिटीज, एक करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और एक ट्रीटमेंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। क्लियर हो गई बात। अब बच्चे एक और है, बैलेंस शीट में तो इतना ही है, जो एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बैलेंस शीट में बदलाव तो इतने ही है। अब एक छोटा सा बदलाव जो है वो पीएल में भी है। यस, ग्रांट्स और डोनेशंस रिसीव्ड, ग्रांट्स और डोनेशन रिसीव्ड, ब्रैकेट में लिख लो, बाय सेक्शन 8 कंपनीज, जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज होती हैं उनकी बात कर रहे हैं, बाय सेक्शन 8 कंपनीज। सो बैलेंस शीट के बदलाव हमने देख लिए, 3 मेजर बदलाव हुए हैं बैलेंस शीट में, वो तीनों के तीनों हमने देख लिए, बाकी सारी बैलेंस शीट सेम है। अब सोचो मैं इन 3 बदलाव के लिए आपको पूरा शेड्यूल 3 आपके ऊपर दोबारा दाग दूं और आप लगे रहे इसको 12 घंटे, उसका कोई अर्थ नहीं है। सो सारा शेड्यूल तो वैसे ही है, और ये बहुत छोटे छोटे से बदलाव हैं, ये कोई इतने मेजर इंपैक्ट भी नहीं करेंगे आपके पेपर को, ठीक है ना। अब ये क्या बोला गया कि जो सेक्शन 8 कंपनीज होती हैं, जो कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज होती हैं, उनको ग्रांट्स और डोनेशंस मिलते रहते हैं। शेड्यूल 3 कहता है इसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में दिखाएंगे एज अ सेपरेट लाइन आइटम है। यस, इधर देखो जरा। सो ये है हमारा पीएल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसके नोट्स में चलते हैं। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेवेन्यू फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, यहां पे दिखाया जाएगा ग्रांट्स एंड डोनेशंस। अब ये आपके लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि पेपर में सेक्शन 8 वाली कंपनीज के सम थोड़े ना आते हैं, बट चलो चेंज है तो है, सिर्फ सेक्शन 8, बिकॉज इनका ये मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, क्योंकि ये लोग तो यहीं से ही अपने ध्यान धर्म से ही अपना काम चलाते हैं। तो इनका, क्योंकि ये सिर्फ सेक्शन 8 कंपनीज, नॉर्मल के लिए जो ग्रांट्स हैं वो अलग ट्रीटमेंट, वो यहां नहीं आएंगे। इनके लिए ग्रांट्स एंड डोनेशंस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का पार्ट बनाए जाएंगे। अर्लियर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये नई चीज है, ठीक है। लिखिए, सेक्शन 8 कंपनीज are
required to disclose grants and donations as part of revenue from operation, as part of revenue from operations as a separate line item, as part of revenue from operations as a separate line item. लिखिए जल्दी। ओके जी, चलें। सो पीएल में बच्चे यही एक छोटा सा चेंज है बस। अब एक चेंज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में भी है। सो नेक्स्ट लिखिए, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। सर क्या चेंज है? बहुत ही छोटा सा चेंज है। पहले मैं एक बार स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपको दिखा देता हूं। आई थिंक लेक्चर 4 में तो होगा नहीं है, ढूंढना पड़ेगा। ये रहा आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये जो नीचे ये स्टेटमेंट बनाई है इसमें कोई बदलाव नहीं है, ये सेम है। इसमें बदलाव है इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां सिंपल लिख देते थे ना, ओपनिंग बैलेंस, चेंज और क्लोजिंग बैलेंस। इसको थोड़ा सा ठीक बदलाव किया गया है, इसको अब ऐसे दिखाना है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, फिर चेंजेस इन इक्विटी शेयर कैपिटल ड्यू टू प्रायर पीरियड एरर्स। ये है रीस्टेटेड ओपनिंग बैलेंस। अब ये हम बाकी आइटम्स के लिए करते थे, क्योंकि ये देखो जब हम नीचे बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी प्लस माइनस प्रायर पीरियड रीस्टेटेड ओपनिंग बैलेंस, पर शेयर कैपिटल के लिए ये नहीं करते थे। तो वो बोला अब शेयर कैपिटल को भी अगर प्रायर पीरियड एरर के कारण शेयर कैपिटल में कोई बदलाव आता है तो वो भी चेंज करिए। प्लस माइनस जो ड्यूरिंग द ईयर चेंजेस हुए, या तो कैपिटल बढ़ी या घटी, और ये आएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस। ये बदलाव किया गया है, लिख लो इसको। पहले मेन नोट्स में चेंज कर लो, फिर मैं अमेंडमेंट नोट्स में भी इसको लिखवा देता हूं। अब ये हमने कितनी को बार आता ही नहीं है पॉइंट पेपर में, बट चेंज है, पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज ये एग्जाम के लिए इतने रेलेवेंट नहीं है। एग्जाम के लिए 3 पॉइंट रेलेवेंट है, एक लीज लाइबिलिटी, एक करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और एक सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। आई डोंट थिंक सो बाकियों में से कुछ आने वाला है, पर चलो करेंगे तो हम सही, छोड़ेंगे थोड़ा ना। ठीक है जी, तो इसको पॉज करके लिखिए। अब मैं इसको मेन नोट्स में लिखवा देता हूं। इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, now the equity share capital shall be disclosed as follows. Now the equity share capital shall be disclosed as follows. Opening balance of equity share capital, opening balance of equity share capital plus minus changes in equity share capital due to prior period error.
तो इंड AS 8 में हमने प्रायर पीरियड एरर्स पढ़े हुए हैं। ये आते हैं आपके रीस्टेटेड ओपनिंग बैलेंसेस, रीस्टेटेड ओपनिंग बैलेंसेस। सो प्लस माइनस चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर जो बदलाव किए गए, और ये आ गया आपका क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है जी। तो चेंज ये हुआ है, ये नई चीज है, ये दो नई चीजें हैं बस, बाकी सारा तो पहले भी था। ठीक है। तो ये भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि हाँ आप पेपर में फेल हो जाए इसके कारण, है ना, फालतू सी बात है, पर चलो करनी तो पड़ती है। लिखिए जल्दी। ओके, सो आराम से इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। सो ये बच्चे थे एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स में जो बदलाव किए गए हैं, कि ये काम आप पहले भी कर रहे थे, पहले कुछ और तरीके से कर रहे थे, अब आपको कुछ और तरीके से करने हैं। बाकी अब सारे के सारे नए डिस्क्लोजर्स हैं जो आपको नए सिरे से डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे। ये एग्जिस्टिंग थे, अब सारे के सारे आपके नए डिस्क्लोजर्स आने वाले हैं। सो इसको आराम से पॉज करके लिख लीजिएगा। सो आइए अब हम न्यू डिस्क्लोजर्स की बातें करते हैं। अब सारे के सारे नए डिस्क्लोजर्स हैं। अब अर्लियर कुछ नहीं है, कि अर्लियर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, अब इन्होंने ये रिक्वायरमेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया है। आइए जी। सो पॉइंट नंबर 7, शेयर कैपिटल में एक एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर जोड़ा गया है। शेयर कैपिटल के बड़े सारे डिस्क्लोजर थे कि आपको शेयर कैपिटल का शेड्यूल बनाना होता है, फिर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को रिकंसाइल करना होता है, जिनके पास भी 5% या उससे ज़्यादा शेयर कैपिटल होती है उनको बताना होता है, हमें उनके नाम बताने होते हैं। फिर कोई अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी द्वारा, होल्डिंग कंपनी मतलब ग्रुप कंपनीज ने कितने शेयर हेल्ड करे हैं बताना होता है, बोनस शेयर इशू करा है ड्यूरिंग द ईयर, या शेयर इशू करे फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, या शेयर इशू करे ड्यू टू रीस्ट्रक्चरिंग, ये सब बताना होता है। उसमें एक प्रमोटर होल्डिंग का एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर जोड़ा गया है। यस, सो शेयर कैपिटल में डिस्क्लोजर रिगार्डिंग प्रमोटर होल्डिंग, ये बहुत बढ़िया डिस्क्लोजर है, बिकॉज अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो प्रमोटर होल्डिंग्स एक बहुत ही जबरदस्त डिस्क्लोजर माना जाता है। अगर प्रमोटर होल्डिंग बढ़ रही है तो मतलब प्रमोटर को इस कंपनी में विश्वास है। प्रमोटर कौन होते हैं? जो कंपनी को खड़ा करते हैं, जो बनाते हैं। और हम कहते हैं अगर प्रमोटर इन्वेस्ट कर रहा है तो हम भी इन्वेस्ट कर लेते हैं। और अगर प्रमोटर होल्डिंग घट रही है तो हम कहते हैं तो प्रमोटर को विश्वास नहीं अपनी कंपनी में, तो हम कैसे विश्वास करें। सो अर्लियर एक ही डिस्क्लोजर होता था कि 5% से ज्यादा जिनके पास शेयर है उनके नाम बता दो, वो अभी भी है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। ये प्रमोटर होल्डिंग के चेंजेस के ऊपर ये डिस्क्लोजर बताया गया है। लिखिए जी। सो पहले तो ऐसा कुछ था नहीं। अ कंपनी नीड टू डिस्क्लोज शेयर होल्डिंग पैटर्न of promoters as follows. Company needs to disclose shareholding pattern of promoters as follows. तो एक छोटा सा टेबल बना के देना पड़ेगा। पहले प्रमोटर का नाम बताइए, देन उसके पास कितने शेयर्स हैं हर प्रमोटर का, जो भी प्रमोटर की परिभाषा रहती है कंपनी लॉ के अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंगली प्रमोटर को डिफाइन करिए। परसेंट कितने शेयर्स हैं उसके पास, परसेंटेज में कितने शेयर हैं, और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कितना बदलाव आया, परसेंटेज चेंज ड्यूरिंग द ईयर। पता है जो लिस्टेड कंपनियां रहती हैं
उनको सेबी की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली ये डिस्क्लोजर ऑलरेडी करने होते हैं, पर कंपनीज एक्ट में ऐसे डिस्क्लोजर नहीं थे। तो इस डिस्क्लोजर को अब इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। तो जितने भी शेयर कैपिटल के डिस्क्लोजर्स पहले होते थे वो सारे अब भी होंगे। ये एक एडिशनल डिस्क्लोजर जोड़ा गया है कि प्रमोटर को अपनी शेयर होल्डिंग का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? सो इंपॉर्टेंट बात है ये कि अब प्रमोटर शेयर होल्डिंग को डिस्क्लोज करना मैंडेटरी कर दिया गया है। सो मैं फिर कह रहा हूं, बाकी सारे डिस्क्लोजर एज इट इज हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं है। शेयर कैपिटल के जितने भी हमने पढ़े हुए हैं, ये एडिशनल डिस्क्लोजर है। किसका? प्रमोटर्स होल्डिंग का। लिखिए जल्दी। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? नेक्स्ट, नंबर 8, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स, जरा देखें कि ट्रेड रिसीवेबल्स में ऑलरेडी क्या डिस्क्लोजर्स होते थे। आइए जरा। सो ट्रेड रिसीवेबल्स को ऑलरेडी कैसे दिखाया जाता था? कहां गए ट्रेड रिसीवेबल्स? ये रहे। हम ट्रेड रिसीवेबल्स को 4 हिस्सों में तोड़ के दिखाते थे। पहला, सिक्योर्ड कंसिडर्ड गुड, अनसिक्योर्ड कंसिडर गुड। गुड मतलब जिनसे पैसे मिल जाएंगे, फिर जिनमें डाउट होते हैं उनका नाम रखा था ट्रेड रिसीवेबल हैविंग सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क। तब मैंने लिखा हुआ था रेफर इंड AS 109। अभी तो हम इंड AS 109 जानते हैं, और वहां इंपेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स का टॉपिक भी पड़ा हुआ है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क का मीनिंग भी पड़ा हुआ है, मतलब जो डाउटफुल है ना। या ट्रेड रिसीवेबल जो कि क्रेडिट इंपेयर्ड है, जिनको हम बैड डेट्स भी कह सकते हैं, कि जिनकी हालत बहुत खराब हो गई है। तो ये होता था, और साथ में फिर लॉस अलाउंस बनाते थे इनका, जिसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बोल सकते हैं, पर आजकल लॉस अलाउंस बोला जाता है एज पर इंड AS 109। ये हम माइनस करके दिखाते थे। तो ये डिस्क्लोजर होते थे ट्रेड रिसीवेबल के। ये अभी भी हैं, जिनको मैंने कटवाया नहीं है वो सारे डिस्क्लोजर्स एप्लीकेबल है। ये तो अभी भी है। अब एक ट्रेड रिसीवेबल्स का बच्चे एजिंग शेड्यूल मांग लिया गया है। सर एजिंग शेड्यूल मतलब? शेड्यूल 3 कहता है कि आप बताइए कि कितने ट्रेड रिसीवेबल्स हैं जो 0 to 6 मंथ ओल्ड है, मतलब ड्यू डेट गुजरे हुए जिनको 6 महीने हो गए हैं, फिर 6 महीने से 1 साल किनको हो गए हैं, फिर 1 साल से 2 साल जिनको हो गए हैं, फिर 2 साल से 3 साल जिनको हो गए हैं, फिर मोर देन 3 ईयर्स जिनको हो गए हैं। ये सब अलग अलग बताइए। ड्यू डेट गुजरे हुए किनको, किनकी बात चल रही है? ड्यू डेट गुजरे हुए जिनको समय हो गया है, उनका एज के अकॉर्डिंगली क्लासिफिकेशन करके दिखाइए, जिसको बोलते हैं एजिंग शेड्यूल। सो इधर देखिए। सो ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या बना के दिखाना है? एजिंग शेड्यूल। हाँ जी। सो लिखिए, एजिंग शेड्यूल, ये नई चीज है, ये आ सकता है पेपर में। इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन एज फॉलोज। एजिंग शेड्यूल इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन एज फॉलोज। तो एक फॉर्मेट दिया गया है एजिंग शेड्यूल का। सो वो फॉर्मेट हम बनवा देते हैं। बच्चे मैं ये छाप के भी दे सकता था, पर मैंने कहा चलो लिखवा देते हैं, क्योंकि हम सारा शेड्यूल क्लास में लिखते ही होते हैं, तो मैंने कहा इसको भी लिखवा देते हैं। हाँ जी। पर्टिकुलर्स आउटस्टैंडिंग फॉर फॉलोइंग पीरियड फ्रॉम ड्यू डेट। ड्यू डेट गुजरे हुए सबसे पहले बताना है
लेस देन 6 मंथ्स वाले, ड्यू डेट गुजरे हुए जिनको अभी 6 महीने से कम हुए हैं वो अलग से बताओ। फिर 6 मंथ्स टू 1 ईयर वाले, ड्यू डेट गुजरे हुए जिनको 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं और 1 साल तक हुए हैं। फिर 1 to 2 ईयर वाले जिनको 1 साल से ज्यादा हो गए हैं, अप टू 2 साल हुए हैं। फिर 2 to 3 ईयर्स वाले जिनको 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, अप टू 3 ईयर्स हो गए हैं। फिर मोर देन 3 ईयर्स वाले अलग से, और यहां पे टोटल। तो सारे डेटर्स का अब आपको एजिंग शेड्यूल बना के देना पड़ेगा। अब इनको फर्दर तोड़ना है। सब पॉइंट 1, अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसिडर्ड गुड। तो अनडिस्प्यूटेड और डिस्प्यूटेड अलग से बताने हैं। सर अनडिस्प्यूटेड मतलब जहां कोई झगड़ा नहीं है, डिस्प्यूटेड मतलब जहां कोई झगड़ा है। फिर सब पॉइंट 2, अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल विच हैव सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क। क्योंकि ऊपर हमने देखा था ना, 2 तरह के बताते हैं, कंसिडर्ड गुड, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क और क्रेडिट इंपेयर्ड। तो कंसिडर्ड गुड और सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क फर्दर दो अनडिस्प्यूटेड और डिस्प्यूटेड। फिर थर्ड में अनडिस्प्यूटेड बट क्रेडिट इंपेयर्ड, अनडिस्प्यूटेड क्रेडिट इंपेयर्ड। सो इस तरीके से अब ट्रेड रिसीवेबल्स को प्रैक्टिकली डिस्क्लोज करना मैंडेटरी कर दिया गया है। मन में सवाल आएगा, सर इतना पंगा क्यों किया गया? बच्चे, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना किसी कंपनी में, मतलब समझ लो इक्विटी रिसर्च जिसको बोलते हैं, इक्विटी रिसर्च करते हैं, तो इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। हम देखना चाहते हैं कि कंपनी के सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल समय पे पैसे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कि किसी कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल का एजिंग शेड्यूल बढ़ता चला जा रहा है कि घटता चला जा रहा है। सो ये सब चीजें देखी जाती हैं। इसलिए ये मांगा गया है कि जो एनालिस्ट बैठे उसको पूरी जानकारी मिले कि कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल समय पे पैसे दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अब सारे के सारे दोबारा हैं, पर उनके आगे वर्ड क्या लग जाएगा? डिस्प्यूटेड कंसिडर्ड गुड। अब मैं ट्रेड रिसीवेबल वर्ड नहीं लिख रहा, डिस्प्यूटेड कंसिडर्ड गुड। तो टोटल 6 बन जाएंगे ना क्लासिफिकेशंस। डिस्प्यूटेड कंसिडर्ड गुड, नेक्स्ट डिस्प्यूटेड हैविंग सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क, disputed having significant increase in credit risk, और नंबर 6 disputed credit impaired। तो जो पहले क्लासिफिकेशन था वो तो रहेगा ही रहेगा कि आपको डिस्प्यूटेड कंसिडर्ड गुड वाले अलग से दिखाने हैं, क्रेडिट इंपेयर्ड वाले अलग से दिखाने हैं, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क, पर अब साथ में ये एजिंग शेड्यूल देना भी मैंडेटरी कर दिया गया है। सो ये एक बहुत बड़ा चेंज है प्रैक्टिकली। अब पेपर में कितना को आएगा ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि इतनी जानकारी दी नहीं होती ट्रेड रिसीवेबल के रिगार्डिंग, बट अगर उसको 5 नंबर का क्वेश्चन बनाना है सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल के डिस्क्लोजर पे, तो ये आराम से बन जाएगा। समझ रहे हो ना? सो अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन उसको बनाना है तो ये आराम से बन सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है और कोई मुश्किल नहीं है। समझ गए ना? ये क्या है? ड्यू डेट से देखना है, फ्रॉम अ ड्यू डेट, कि जिसको ड्यू डेट गुजरे हुए, बच्चे मैंने आज सेल करी 2 महीने का उधार है, उसका नहीं कोई एजिंग शेड्यूल होता। अब 2 महीने गुजर चुके हैं और उसने पैसे नहीं दिए,
वहां से फिर उसका एजिंग शेड्यूल शुरू होगा। क्लियर हो गई बात? लिखिए इसको, बनाइए जल्दी। सो ये बहुत बढ़िया एक नया डिस्क्लोजर है, जो अब इसमें से टोटल में से वो लॉस अलाउंस माइनस करके बैलेंस शीट में डेटर्स दिखा दिए जाएंगे। ये एक एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर है। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। क्लियर है? मन में एक छोटा सा सवाल आएगा, मान लो आज मैंने सेल करी और ड्यू डेट कोई दी नहीं, वो कह रहा जी बस पैसे देके जाता हूं मैं आपको, और वो 6 महीने हो गए आया ही नहीं, हमने कोई ड्यू डेट स्पेसिफाई नहीं करी, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप डेट ऑफ ट्रांजैक्शन से ही अपना पीरियड गिनना शुरू कर दीजिए। मतलब पहले दिन से ही वो एजिंग शेड्यूल का पार्ट बन जाएगा। अगर आपने ड्यू डेट कोई रखी नहीं हुई तो पहले दिन से ही वो 0 to 6 में आना शुरू हो जाएगा। सो नीचे नोट लिख लीजिए, इफ ड्यू डेट is not specified, then disclosure shall be from date of transaction, then disclosure shall be from date of transaction. So date of transaction से ही डिस्क्लोजर होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा, अगर कोई अनबिल्ड ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, मतलब आपने सेल कर दी पर अभी तक बिलिंग नहीं करी, उनको अलग से दिखाइएगा। अनबिल्ड ड्यूज शैल बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली, कि आपने सेल कर दी है पर अभी तक बिलिंग नहीं करी, उसको अलग से दिखाइएगा। Unbilled dues shall be disclosed separately। लिखिए इसको जल्दी। क्लियर है? समझ गए? चलिए बच्चे नेक्स्ट देखते हैं। जिस तरह से बच्चे ट्रेड रिसीवेबल का एजिंग शेड्यूल आया है, वैसे ही ट्रेड पेबल का भी एजिंग शेड्यूल आ गया है। सो नेक्स्ट लिखिए, पॉइंट नंबर 9, ट्रेड पेबल एजिंग शेड्यूल। ट्रेड पेबल एजिंग शेड्यूल, सर उनका भी ऐसे ही बनाना है? अच्छा, ट्रेड पेबल को कैसे दिखाते थे? ट्रेड पेबल का तो कोई खास डिस्क्लोजर होता ही नहीं था। ट्रेड पेबल को हम लोग 2 हिस्सों में तोड़ के दिखाते थे बस, पेबल टू एमएसएमई और अदर्स। बस इतना सा ही डिस्क्लोजर होता था कि एमएसएमई को कितने पैसे देने हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को कितने पैसे देने हैं, और बाकियों को कितने पैसे देने हैं। सो पेबल टू एमएसएमई होता था, पेबल टू अदर होता था, कोई एजिंग शेड्यूल नहीं होता था। अब आपको बताना पड़ेगा कि ट्रेड पेबल 0 to 1 ईयर वाले, मतलब ड्यू डेट गुजरे हुए जिसको 1 साल हो गया, यहाँ 6 महीने नहीं है, यहाँ 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 और मोर देन 3, यहाँ 4 ही कॉलम है। सो ये मैंने रिसेंटली सीए इंटर में भी कराया था, सो वहीं से ही कॉपी कर लेते हैं। दोबारा कौन बनाए, वहां मैंने सारा बनाया हुआ है ट्रेड पेबल का एजिंग शेड्यूल। ये राजी, ये देखो। सो ये बिल्कुल सेम है सर, ये सीए इंटर में भी बदलाव आए हैं, तो बच्चे वहां भी तो डिवीजन 1 एप्लीकेबल है, तो काफ़ी चेंजेस वहां भी आए हैं, तो मैंने वही कॉपी करके आपको ये डाल दिया। लो जी, ट्रेड पेबल का एजिंग शेड्यूल, ये देखो, आउटस्टैंडिंग फॉर फॉलोइंग पीरियड फ्रॉम अ ड्यू डेट, ड्यू डेट गुजरे हुए
less than 1 year, 1 to 2 year, 2 to 3 year, more than 3 year. ड्यू डेट गुजरे हुए जिनको इतना समय हो गया, और फर्दर इनको डिस्प्यूटेड और अनडिस्प्यूटेड, एमएसएमई, अदर्स, इनके साथ कुछ नहीं लिखा तो ये अनडिस्प्यूटेड, क्योंकि नीचे देखो डिस्प्यूटेड ड्यूज एमएसएमई और डिस्प्यूटेड ड्यूज अदर्स। तो यहां भी अनडिस्प्यूटेड और डिस्प्यूटेड, जहां झगड़ा है और जहां झगड़ा नहीं है, सबको अलग से करके आपको दिखाना पड़ेगा। सो लिखिए, इसमें एक लाइन लिख लीजिए, एजिंग शेड्यूल ऑफ ट्रेड पेबल is required as follows. सो 3-4 जगह एजिंग शेड्यूल डाला गया है, वो मैं सारे इकट्ठे कराऊंगा। एजिंग शेड्यूल ऑफ ट्रेड पेबल इज रिक्वायर्ड एज फॉलोज। तो इसमें और डेटर्स वाले में अंतर है। पहले तो डेटर के 3 कैटेगरी हैं, कंसिडर्ड गुड, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क यानी कि डाउटफुल, क्रेडिट इंपेयर्ड, डिस्प्यूट, अनडिस्प्यूटेड, और वहां 0 to 6, 6 to 1, 1 to 2, यहां 2 ही कैटेगरी है, एमएसएमई अदर, डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड, और यहां 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। तो ड्यू डेट गुजरे हुए कितना समय हो गया, उस अकॉर्डिंगली क्रेडिटर्स को बाइफरकेट करके आपको बताना पड़ेगा। क्लियर है? बनाइए इसको जल्दी। क्योंकि मैं ये ऑलरेडी बना चुका हूं तो मैं इनकी मदद लेता रहूंगा, क्योंकि जहां जहां आप ये आएंगे मैं वहां वहां ये सारे कॉपी करूंगा। ये सारे के सारे चेंजेस डिवीजन 1 में भी करे गए हैं, डिवीजन 2 में तो है ही हैं, पर ये सारे के सारे चेंजेस डिवीजन 1 में भी करे गए हैं। क्लियर है? आराम से इसको बच्चे पॉज करके लिख लीजिएगा। ट्रेड रिसीवेबल में एजिंग शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया है, ट्रेड पेबल में भी एजिंग शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया है। सर और कहां है? लिखिए, पॉइंट नंबर 10, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड intangible assets under development, capital work in progress and intangible assets under development। इन पे तो सर कोई डिस्क्लोजर होता ही नहीं था। अच्छा, इनको दिखाते कहां थे? एक बार जरा रिव्यू कर लें बैलेंस शीट में, कि इनको नॉन करंट एसेट्स में दिखाते थे। ये देखो, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि कोई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है जो अभी तक बन के तैयार नहीं हुई, जैसे ही बन के तैयार हो जाएगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पीपीई हो जाएगा। और ये रहा इंटेंजिबल्स अंडर डेवलपमेंट, मतलब कोई सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपमेंट, कोई वेबसाइट अंडर डेवलपमेंट, जो पूरी तरह अभी इंटेंजिबल एसेट बन के तैयार नहीं हुआ। ये इनका तो कोई डिस्क्लोजर नहीं करते थे हम लोग, कुछ भी नहीं था इनका, सीधा इनको दिखा देते थे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि ये नॉन करंट होते हैं सारे के सारे। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल्स अंडर डेवलपमेंट। अब इनका भी एजिंग शेड्यूल आ गया है बच्चे। ये बताना पड़ेगा कि मान लो आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, तो कितनी देर से ये बिल्डिंग बन रही है। तो आप कई सारी बिल्डिंग बना रहे हैं, तो 0 to 1 वाली को अलग बताओ, 1 से 2 वाली को अलग बताओ, 2 से 3 वाली को अलग, 3 to more than 3 को अलग। तो ये नहीं कि आप बिल्डिंग बनाते ही चले जा रहे हैं, बनाते ही चले जा रहे हैं, किसी को बता ही नहीं रहे कितनी देर से बन रही है। तो जितने भी आपके वर्क इन प्रोग्रेस हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, उनको भी एज वाइज बांट के आपको हमें बताना पड़ेगा कि 1 साल से कौन सी बिल्डिंग बन रही है, 2 साल से कौन सी बिल्डिंग बन रही है, 3 साल से कौन सी बिल्डिंग बन रही है, और मोर देन 3 ईयर से कौन सी बिल्डिंग बन रही है। लिखिए, एजिंग शेड्यूल is required to be given
फॉर बोथ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड इंटेंजिबल्स अंडर डेवलपमेंट। और ये भी मैंने सीए इंटर में बनाया हुआ है, तो वहीं से ही कॉपी करते हैं। ये रहा जी, सेम तरीके से जैसे क्रेडिटर्स का नहीं बनाया था 0 to 1, 1 to 2, तो सेम तरीके से। तो मैं थोड़ा सा अपनी एफर्ट्स बचा रहा हूं, इतना तो अब टेक्नोलॉजी की मदद ले ही सकते हैं, है ना। लो जी, सो आपको क्या बताना है, आपको बताना है अमाउंट इन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस फॉर अ पीरियड ऑफ, कितनी देर से ये वर्क इन प्रोग्रेस है। मतलब आपने बिल्डिंग बनानी शुरू करी, क्या उसको लेस देन 1 ईयर हुआ है, क्या 2 साल तक हुए हैं, या 2 से 3 साल तक हुए हैं, या मोर देन 3 इयर्स हुए हैं। ये सब कुछ अलग से बताना पड़ेगा, और इसको भी 2 हिस्सों में तोड़ के बताना पड़ेगा। जो प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस है उनको अलग से, और जो प्रोजेक्ट सस्पेंड कर दिए आपने टेम्पररली, जिन पे काम ही बंद हो गया, अब ये डीएलएफ वगैरह है, कई सारे प्रोजेक्ट इनके कई कई सालों से चल रहे हैं, ये कोई जानकारी नहीं देते थे अपने शेयर होल्डर्स को कि कितनी देर से प्रोजेक्ट है। अब मान लो किसी कंपनी के सारे प्रोजेक्ट मोर देन 3 इयर्स में ही है और कुछ सस्पेंशन में चल रहे हैं, तो शेयर होल्डर्स को समझ में आ जाएगा ना इसकी हालत खराब है, कि आधे से ज्यादा प्रोजेक्ट तो इसने सस्पेंड किए हुए हैं, अभी तक तो पता ही नहीं लगता था। बिकॉज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में ये लोग कभी जानकारी देते ही नहीं थे कि कितनी देर से इनके प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये स्पेशली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए ये रूल लाया गया है। आम कंपनी का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को इतना रेलेवेंट नहीं होता, पर थिंक अबाउट डीएलएफ, यूनिटेक, आंसल हाउसिंग, ये सारी कंपनियां, उनके लिए ये डिस्क्लोजर बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। क्लियर है। इसमें 2 डिस्क्लोजर हैं। पहला डिस्क्लोजर है कि आपको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का भी एजिंग शेड्यूल देना पड़ेगा, कि कितनी देर से ये बिल्डिंग्स बन रही हैं, उसके बारे में आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। और ये दोनों के लिए देना है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के लिए भी और इनटेंजिबल्स अंडर डेवलपमेंट के लिए भी। लिखिए इसको जल्दी। ओके, तो ये जो डीएलएफ वगैरह है, ये बड़े घपले करते थे इन सब चीजों में। कभी शेयर होल्डर को पता नहीं होता था इनके कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कितने प्रोजेक्ट सस्पेंड हो गए हैं, कितने सालों से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो बनते ही चले जाते थे, ये कभी खत्म ही नहीं होते थे। अब उनको ये सारे डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। एक डिस्क्लोजर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के रिगार्डिंग और भी मांगा गया है। ये सारे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के लिए नहीं है। पहला डिस्क्लोजर तो सारे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के लिए था कि आपके जितने भी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस चल रहे हैं, हर एक में आपको यह डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। दूसरा डिस्क्लोजर किन के लिए? मान लो आपने ओरिजिनल एस्टिमेट लगाया कि 2 साल में मैं ये प्रोजेक्ट खत्म कर दूंगा। ये लोग ऐसे ही करते हैं, बुकिंग करते हैं और आपको बोलते हैं 2 साल में आपको पोजीशन दे देंगे। सो आपका ओरिजिनल एस्टिमेट था कि 2 साल में हम ये प्रोजेक्ट खत्म कर देंगे। अब आपको 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो ऐसे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का डिस्क्लोजर दीजिए कि आपको क्या लगता है कि और कितना टाइम लगेगा। क्या 1 साल और लगेगा, या 2 साल और लगेंगे, या 3 साल और लगेंगे, या 3 से ज्यादा लगेंगे। मतलब जिन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का जो टाइम है वो ओरिजिनल एस्टिमेट टाइम को एक्सीड कर गया है, उनके रिगार्डिंग आपको बताना पड़ेगा इन पे और कितना समय लगेगा। और दूसरा, आपने ओरिजिनल अनुमान लगाया था ये प्रोजेक्ट 500 करोड़ में बनके तैयार हो जाएगा, आपका एक्चुअल खर्चा 500 से ज्यादा हो गया है और अभी तक ये प्रोजेक्ट बनके तैयार नहीं हुआ, तो इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा कि इस पे 1 साल और लगेगा, 2 साल और लगेंगे, 3 साल और लगेंगे, या 4 साल और लगेंगे। ये सारे डिस्क्लोजर्स अब देने पड़ेंगे। सो ये सेम डिस्क्लोजर डिवीजन 1 में भी था, तो वहीं से ही हम लोग इसको कॉपी करते हैं। सो बच्चे आपको दोबारा लिखने पड़ेंगे और बेटर भी होता है कि आप लिखें। मैंने तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो मैं उसी को ही कॉपी कर रहा हूं। सो आपको इनको लिखना पड़ेगा। ये देखिए, ये डिस्क्लोजर सबके लिए नहीं है। किसके लिए? फॉर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस
एंड इनटेंजिबल्स अंडर डेवलपमेंट whose completion is overdue। ओवरड्यू मतलब जो ओरिजिनल अनुमान लगाया था ऑलरेडी समय उससे ज्यादा हो गया है, और हैज एक्सीडेड इट्स कॉस्ट कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल प्लान। जो ओरिजिनल प्लान बनाया था कि इतना खर्चा होगा, एक्चुअल खर्चा उससे ज्यादा हो गया है। फॉलोइंग शेड्यूल शैल बी गिवन। आपको बताना पड़ेगा टू बी कंप्लीटेड इन, कि इस पे कितना समय और लगेगा। लेस देन 1 ईयर लगेगा, 1 to 2 ईयर लगेगा, 2 to 3 ईयर लगेगा, या मोर देन 3 ईयर। और ये हर प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग आपको बताना पड़ेगा। देखो मुझे नहीं पता कि ये पेपर में आएंगे कि नहीं आएंगे, पर ये सारे के सारे अमेंडमेंट्स हैं। सो इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन या किसी तरह का कोई केस स्टडी 4-5 नंबर का बना के दिया जा सकता है, जस्ट टू मेक श्योर कि आप लोग ये पढ़ के आए हैं या नहीं आए हैं। अदरवाइज ये किसी भी क्वेश्चन में इतनी जानकारियां थोड़ी ना दी होती हैं कि आप उसके एजिंग शेड्यूल बना पाए। पर ये अच्छी चीजें हैं, ये नई चीजें हैं। सो दूसरा डिस्क्लोजर सब पे नहीं लगता, सिर्फ उन पे लगता है जिनका समय ओवरड्यू हो गया है या जिनकी एक्चुअल कॉस्ट ओरिजिनल एस्टिमेट को ऑलरेडी एक्सीड कर चुकी है। उनके ऊपर ये वाला डिस्क्लोजर लगेगा कि आपको बताना पड़ेगा इन पे और कितना समय लगेगा। क्लियर है? लिखिए जल्दी। क्लियर है? समझ आ गई बात? सो आराम से इसको बच्चे पॉज करके लिख लीजिएगा। क्लियर है? सो ये थे जी आपके जो एजिंग शेड्यूल इन्होंने पूछे हैं। 3 तरह के पूछे हैं, एक ट्रेड रिसीवेबल के लिए, एक ट्रेड पेबल के लिए, और एक कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इनटेंजिबल्स अंडर डेवलपमेंट के लिए। आइए जी, सो नेक्स्ट लिखिए नंबर 11, revaluation of property, plant and equipment and intangible assets। revaluation of प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स। ये कोई बच्चे खास बात नहीं है। एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट क्या थी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ट्वीक किया गया है। एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट थी कि आप पीपीई और इनटेंजिबल एसेट्स को कैसे दिखाएंगे, ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशन जो भी आपने परचेज किया, प्लस ड्यू टू बिजनेस कॉम्बिनेशन, कि बिजनेस कॉम्बिनेशन के कारण अगर कोई एसेट खरीदा, रादर ये तो हम बताते भी नहीं होते थे, ये भी एडिशन का पार्ट ही होता था, माइनस अगर आपने एसेट कोई सेल किया, और ये आता था क्लोजिंग बैलेंस, और फिर इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप माइनस करते थे। अब न्यू रिक्वायरमेंट क्या है, एक लाइन आइटम इसमें जोड़ी गई है, और ये कोई खास चीज नहीं है, पहले भी हम जोड़ते थे, पहले हम एडिशन का पार्ट बना देते थे। तो ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज, जो भी आपका एडिशन है उसको परचेज बोल दिया मैंने अब, प्लस परचेज ड्यू टू बिजनेस कॉम्बिनेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन में आपने जो एसेट्स खरीदे ये है चेंज, प्लस रीवैल्यूएशन, माइनस भी हो सकता है अगर रीवैल्यूएशन लॉस हुआ तो। सो रीवैल्यूएशन को सेपरेट लाइन आइटम के रूप में दिखाना है, और माइनस सेल, और ये आ गया आपका क्लोजिंग बैलेंस।
तो पहले रिवैल्यूएशन नहीं दिखाते थे, तो पहले भी दिखाते थे बट अलग से नहीं दिखाते थे। सो ये प्रैक्टिकल है, पेपर के लिए इतना रेलेवेंट नहीं है। सर हमने ये किया हुआ है, हाँ ये देखो, फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स आर रिक्वायर्ड इन पीपी, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, डिलीशन, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीपी इज टू बी डिस्क्लोज्ड अलोंग विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बिल्कुल किया हुआ है, ठीक है ना। तो जिसको हम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बोला करते थे, तो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में एक लाइन आइटम जोड़ दिया गया, किस नाम से, रीवैल्यूएशन के नाम से। पर ये हर बार नहीं दिखाना, रीवैल्यूएशन को तभी दिखाना है अगर रीवैल्यूएशन है कैरिंग अमाउंट का 10% या उससे ज्यादा। तो यहां स्टार लगा के नीचे लिखिए, रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड, required to be disclosed as separate line item only when change is 10% or more of carrying amount। मतलब अगर रीवैल्यूएशन एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट का 10% या उससे ज्यादा है तो आपको रीवैल्यूएशन को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये माइनस भी हो सकता है क्योंकि रीवैल्यूएशन लॉस भी हो सकता है। सो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हम इसको नाम देते थे, यहां भी लिख देते हैं। सो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में एक छोटी सी रिक्वायरमेंट ऐड करी गई है। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में एक छोटी सी रिक्वायरमेंट जो है वो ऐड करी गई है, बस और कुछ नहीं है। क्लियर है? लिखिए इसको जल्दी। क्लियर है? सो आराम से बच्चे इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। फिर एक चीज और है, अगर आप रिवैल्यूएशन कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि ये जो फेयर वैल्यू आपने निकलवाई है ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर से निकलवाई है या मैनेजमेंट एस्टिमेट है, अपनी मर्जी से ही कर ली है। सो ये कहीं नहीं लिखा होता कि आप इसकी रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यूएशन करें, बिकॉज रिवैल्यूएशन करने के लिए आपको फेयर वैल्यू चाहिए ना। सो आपको इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि ये फेयर वैल्यू किसी रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यूएशन करवाई है या मन से ही फेयर वैल्यू कर दिया है, इसका डिस्क्लोजर भी हमें देना पड़ेगा। तो ये ए पार्ट हो गया। बी, इफ या वेयर revaluation is done, comma, the company needs to disclose, the company needs to disclose whether the revaluation is based on valuation by registered valuer or not, whether revaluation is based on valuation by रजिस्टर्ड वैल्यूअर और नॉट। सो इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा जी कि जो रीवैल्यूएशन है वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने करी है या किसने करी है, ठीक है। तो ये सब चीजें पेपर के लिए कहाँ रेलेवेंट होती हैं, पर चलो कर रहे हैं। अब बाकी तो बहुत ही अलग तरह के डिस्क्लोजर्स हैं, बिल्कुल अलग तरह के डिस्क्लोजर्स हैं। ओके जी, ये सारे नए डिस्क्लोजर्स हैं। पॉइंट नंबर 12, कुछ रेशियोज का डिस्क्लोजर मैंडेटरी कर दिया गया है। डिस्क्लोजर ऑफ इंपॉर्टेंट रेशियोज
पहले ये रेशोज एनालिस्ट खुद निकाला करते थे, अभी इसको मैंडेटरी कर दिया गया है कि कुछ रेशोज का डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा। और क्योंकि ये डिवीजन 1 में भी है तो हम ये लिस्ट वहीं से कॉपी कर लेंगे। सो ये सारी रेशोज का अब जो है वो डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। सो ये लिस्ट आपको याद नहीं करनी है, एक बार बस रीडिंग लगा लेना। इस पे तो क्या क्वेश्चन आएगा बताओ, पर चलो एक बार रीडिंग तो लगानी पड़ेगी आपको। तो इन रेशियोज का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। सर कौन कौन सी हैं? करंट रेशो, अब मैं ये नहीं बताने बैठूंगा ये निकलती कैसे हैं, सीए फाइनल में है तो रेशोज हम जानते हैं, ठीक है ना। डेट इक्विटी रेशो, डेट सर्विस कवरेज रेशो, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो आरओई जिसको बोलते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, कैपिटल टर्नओवर रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सर ये सारी रेशोज निकाल के देने पड़ेंगे? यस। अब आप दफ्तर में भी जब किसी कंपनी के लिए रिपोर्टिंग करेंगे तो ये सारे रेशोज हमें निकाल के देने पड़ेंगे। क्लियर है? लिखिए इसको जल्दी, पॉज करिए। फिर एक और भी है कि अगर किसी रेशो में पिछले साल और इस साल 25% से ज्यादा बदलाव हुआ है तो उसका डिस्क्लोजर अलग से देना पड़ेगा। सो प्लीज इसको पॉज करके ये सारी लिस्ट लिख लीजिएगा। मुझे नहीं लगता इसमें से कुछ आएगा, पर बच्चे अब क्या करूं, कोई नई चीज आई है पढ़ानी तो पड़ेगी ना। आ गया फिर वो कह रहा थ्योरी में बताओ कौन कौन सी रेशियोज डिस्क्लोज करनी है, फिर क्या करेंगे बताओ। सो पता होना चाहिए ना। सो लिखिए, इफ देयर इज चेंज ऑफ 25% or more in any ratio, then separate disclosure is required. और इन रेशियोज को कैलकुलेट करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे आए वो भी बताइए। जैसे करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स में क्या क्या लिया, करंट लायबिलिटीज में क्या क्या लिया। एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर is also required. Explanation of numerator and denominator is also required. लिखिए जल्दी। सो दो तीन बिल्कुल ये बेकार से लग रहे हैं, वो तो मैं लिखवाऊंगा भी नहीं, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे हैं जो हमारे पेपर के लिए मुझे लगता है कि जिस पे थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है वो लिखवा दूंगा। जिन पे थ्योरी भी आने की संभावना नहीं है वो नहीं लिखवाऊंगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पॉइंट नंबर 13। लोन टू रिलेटेड पार्टीज। लोन टू रिलेटेड पार्टीज, अगर कंपनी ने किसी रिलेटेड पार्टी को लोन दिया है, अभी तो सिंपल रिक्वायरमेंट था कि आप बस बता दीजिए कि रिलेटेड पार्टी का लोन कितना है, दैट्स इट। ये रिक्वायरमेंट होती थी। हम लोग इतना ध्यान नहीं देते बच्चे इन रिक्वायरमेंट्स पे, क्योंकि मान लो डायरेक्टर को लोन दिया है तो वैसे दिखा देंगे लोन टू डायरेक्टर। अब वो करंट भी हो सकता है, वो नॉन करंट भी हो सकता है तो ये फाइनेंशियल एसेट ही कंपनी का, ठीक है ना। अब अगर रिलेटेड पार्टी यानी कि डायरेक्टर, केएमपी, प्रमोटर, इनको लोन दिया है तो एक डिस्क्लोजर अलग से देना पड़ेगा। Whenever
एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट थी, एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट में तो इतना ही था, बस लोन टू रिलेटेड पार्टी दिखा दो, तो वो तो कुछ खास नहीं था। अभी खास डिस्क्लोजर है, वेन एवर loans are granted to promoters, directors, KMPs or other related parties, then following disclosure is required. देन फॉलोइंग डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, और वो डिस्क्लोजर मैंने यहाँ बनाया हुआ है। सो ये बच्चे जो जो चेंजेस डिवीजन 2 में करे गए हैं वो सारे चेंजेस डिवीजन 1 में भी करे गए हैं। सो जो चेंजेस हम वहाँ से कॉपी कर सकते हैं वो कर लेते हैं। 3 चीज़ें बतानी है जी। बोरोवर कौन है, कितना अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग है, और परसेंट कितना है ये टोटल लोन एंड एडवांस का। मतलब जो आपके टोटल लोन एंड एडवांस है उसका कितना परसेंट लोन किसको दिया हुआ है, ये आपको अलग से बताना पड़ेगा। परसेंटेज ऑफ टोटल लोन्स एंड एडवांस कितना है टोटल का, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा। सो ये एक छोटा सा एडिशनल डिस्क्लोजर है लोन टू रिलेटेड पार्टीज को लेके। लिखिए जी। क्लियर है? तो ये मैं फिर कह रहा हूं, थ्योरेटिकली चाहे आ जाए, प्रैक्टिकली आने के चांसेस इतने हैं नहीं, बट हाँ जब आप दफ्तर में काम करने जाएंगे तो आपके लिए ये सारी की सारी बातें रेलेवेंट होती हैं, इसलिए ये पढ़नी जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तो अब मैं सीधे के सीधे कॉपी करूंगा। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में कोई इन्वेस्टमेंट करी है तो उसके भी डिस्क्लोजर्स आपको देने पड़ेंगे, और ये बिल्कुल सेम है। सो ये तो हम बच्चे सारे के सारे कॉपी करके ही लिखते चले जाएंगे। सो मैं अपना समय बचाऊंगा, आपको लिखने पड़ेंगे। सर नोट्स दे दो ना, क्यों, खुद लिखो। जो चीज खुद लिखते हैं उसी का मजा होता है। डिटेल्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यंग जनरेशन सब बिटकॉइन, इथीरियम, डोज कॉइन, और वो पता नहीं आजकल कौन कौन से शिबा कॉइन, बड़े सारे चलते हैं ना, यूएसडीटी, बड़े सारे कॉइन है। अगर किसी भी तरह की क्रिप्टो या वर्चुअल करेंसी में कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करी है, वेन एवर कंपनी हैज इन्वेस्टेड इन एनी क्रिप्टो करेंसी देन फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स आर रिक्वायर्ड। तो कुछ डिस्क्लोजर्स उसको देने पड़ेंगे। पहला, प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम ट्रांजैक्शंस इन क्रिप्टो करेंसी, कि जो भी आपने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करी उससे कितना गेन या लॉस हुआ। अमाउंट ऑफ करेंसी हेल्ड ऑन रिपोर्टिंग डेट, बैलेंस शीट डेट वाले दिन आपके हाथ में कितने क्रिप्टो बचे हुए हैं। और एडवांसेस टेकन फॉर इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो, कि क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपने कितने एडवांसेस लिए हैं। सो ये सब आपको बताना पड़ेगा। लिखिए जल्दी। सो फालतू बातें हैं, फालतू मतलब प्रैक्टिकली तो ये बहुत रेलेवेंट चीजें हैं, शायद आप उतनी डेप्थ में सोच ही नहीं पाएंगे कि प्रैक्टिकली ये कितनी रेलेवेंट चीजें हैं। पेपर के लिए इतनी रेलेवेंट नहीं है बच्चे, चक्कर ये है। बट एक बार आंखों के आगे से निकली होंगी, अभी तो 1 घंटे में काम हो जाएगा, पर सोचो अगर ना किया हुआ तो पेपर में उसने कोई थ्योरी पूछ ली तो फंस जाएंगे। देखिए, ओके नेक्स्ट, disclosures regarding corporate social responsibility, disclosures regarding corporate सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सीएसआर का तो पूरा टॉपिक पड़ा हुआ है,
तो CSR का टॉपिक हमने गाइडेंस नोट्स के ऊपर बेस्ड पढ़ा हुआ है, तो गाइडेंस नोट में ऑलरेडी डिस्क्लोजर्स हैं। शेड्यूल 3 में ना इतने ज्यादा डिस्क्लोजर्स नहीं थे, सिर्फ इतना कहते थे कि जितना खर्चा किया उसका डिस्क्लोजर दे दीजिए, और हम पढ़ाते भी नहीं थे बिकॉज हमारे काम का नहीं होता था। अब डिटेल्ड डिस्क्लोजर मांगे गए हैं CSR के। पहले होता था जितना CSR पे खर्चा हुआ उसका डिस्क्लोजर दे दीजिए, पर अभी डिटेल्ड डिस्क्लोजर्स जो हैं वो CSR के ऊपर मांगे गए हैं, और वो हमें लिखने पड़ेंगे। CSR हम सबको पता है। सो व्हेनेवर कंपनी इनकर्ड expenditure on CSR, then following disclosures are required. Company incurs expenditure on CSR, then following disclosures are required. Subpoint A. अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी स्पेंट, कितना खर्चा करना था, तो वो लॉ में मेंशन है कितना करना होता है, हमने भी पढ़ा हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर कितना, प्रॉफिट का 1% होता है, कितना होता है, इतना ही होता है शायद, ठीक है ना। बी, एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना किया, डिटेल्ड डिस्क्लोजर मांगे गए हैं जी CSR के। एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड कितना है। सी, शॉर्टफॉल कितना है, कितना खर्चा नहीं किया, शॉर्टफॉल एट द एंड ऑफ द ईयर, है ना। इस शॉर्टफॉल का रीजन बताइए, क्यों शॉर्टफॉल रह गया, क्यों आपका पूरा खर्चा नहीं हो पाया। जैसे मैं कहूँगा जी लॉकडाउन लग गया तो हम एक बिल्डिंग बना रहे थे CSR के लिए, तो वो बिल्डिंग बन नहीं पाई। आपके नेचर क्या है CSR एक्टिविटीज के, किस तरह के खर्चे आप करते हैं, नेचर ऑफ CSR एक्टिविटीज, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, जैसे आपने ट्रस्ट को पैसे दिए खर्चे करने के लिए। सो CSR में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कौन कौन से हैं, है ना, बस बहुत है। सो ये सारे डिस्क्लोजर्स आपको CSR के रिगार्डिंग देने पड़ेंगे। लिखिए लिखिए फास्ट। सो काफी सारी चीजें ये लोग नहीं लेके आए हैं। ओके जी, सो आराम से इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। ये ना थोड़ी नजर मार के जाइएगा, हो सकता है कोई थ्योरी क्वेश्चन इन सब में से किसी में से आ जाए, ठीक। 16th है जी विलफुल डिफॉल्टर्स। पहले मैं जरा कॉपी कर लूं क्योंकि सेम पॉइंट है। विलफुल डिफॉल्टर्स, अब ये सब नई चीजें आई हैं, ये वैसे भी आपको पता होनी चाहिए, है ना। सो पॉइंट नंबर कौन सा है, 16। ओहो, बुरा मान गया, वो कह रहा पहले कॉपी करे को पेस्ट करो। ओह माय गॉड, क्या हो रहा है। इतनी देर में तो लिख ही लेते। लो जी, विलफुल डिफॉल्टर्स। अब ये विलफुल डिफॉल्टर्स क्या होते हैं कि मान लो आपने बैंक से कोई लोन लिया, आपके पास पैसा है पर आप लोन लौटाना नहीं चाहते, तो इसको बोलते हैं कि आपको बैंक विलफुल डिफॉल्टर घोषित करेगा। विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, ये सब विलफुल डिफॉल्टर्स हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसा नहीं है लौटाने को, बिल्कुल है, पर इनकी नीयत नहीं है पैसा वापस करने की। सो शेड्यूल 3 कहता है अगर कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने घोषित किया है
तो उसके 2 डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। पहला, किस दिन डिक्लेयर किया गया, डेट ऑफ डिक्लेरेशन, और दूसरा अमाउंट ऑफ नेचर ऑफ डिफॉल्ट, अमाउंट एंड नेचर ऑफ डिफॉल्ट, कि अमाउंट कितने की है डिफॉल्ट की और किस तरह का डिफॉल्ट है। सो ये आपको बताना पड़ेगा। सो 2 डिस्क्लोजर आपको देने पड़ेंगे अगर आपको क्या घोषित कर दिया गया है, विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है। सो 2 डिस्क्लोजर हैं। पहला, किस दिन डिस्क्लोज किया गया, कौन करेगा ये विलफुल डिफॉल्टर, या बैंक करेगा या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये सब रीसेंट चेंजेस हुए तो उसको लेके कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करे गए हैं। क्लियर है? सो डेट ऑफ डिक्लेरेशन और अमाउंट एंड नेचर ऑफ डिफॉल्ट, विलफुल डिफॉल्टर्स। पॉइंट नंबर 17 लिखिए इसको जल्दी पहले। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, तो इसको बच्चे आराम से पॉज करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, ये सारे के सारे डिस्क्लोजर शेड्यूल 3 डिवीजन 1 में भी हैं, तो वहीं से ही कॉपी करके लिखे जा रहे हैं, क्योंकि ये मैंने सी इंटर के लिए लिखे थे सारे के सारे क्लास में, तो वहीं से ही हमारे काम आ रहे हैं। अगला पॉइंट है रिलेशनशिप विद स्ट्रक ऑफ कंपनीज। अब ये भी एक रीसेंट फिनोमिना है। ये सब चीजें 2014 के बाद शुरू हुई हैं, मोदी सरकार आने के बाद शुरू हुई हैं। अच्छी है कि बुरी है, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ूंगा, पर ये सारी चीजें 2014 के बाद ही शुरू हुई हैं। रिलेशनशिप विद स्ट्रक ऑफ कंपनीज। अब ये स्ट्रक ऑफ कंपनीज क्या है बच्चे? 2014 के बाद आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने, जो हमारी देश में लाखों कंपनियां ऐसी थी जो सिर्फ बनी हुई थी, करती कुछ भी नहीं थी, ना वो एनुअल रिटर्न फाइल करती थी आरओसी में, ना वो कोई और रिटर्न फाइल करती थी, बस कंपनी बना के छोड़ दिया, कभी कोई कंप्लायंस नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। उन सारी कंपनीज के नाम कंपनीज लॉ ने हटा दिए हैं आरओसी में से, रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से उनके नाम स्ट्रक ऑफ कर दिए गए हैं। लाखों कंपनीज हैं ऐसी, 2-4 तो मेरे नोन में भी हैं। वो कह रहा खत्म करो इनको, इनके डायरेक्टर्स को ब्लैक लिस्ट कर दो कि ये और किसी कंपनी में आगे डायरेक्टर्स नहीं बन सकते, बिकॉज इन्होंने आगे जाकर कोई कंप्लायंस तो किया नहीं, कंपनी बना के छोड़ दी। सो अगर आपकी कंपनी का किसी स्ट्रक ऑफ कंपनी के साथ कोई रिलेशन निकला है, मतलब आपका स्ट्रक ऑफ कंपनी के साथ रिलेशन था, तो आपको वो डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, वेयर द कंपनी हैज एनी ट्रांजैक्शन विद स्ट्रक ऑफ कंपनीज। कि आपने, मान लो सरकार ने कंपनी का नाम आरओसी में से हटा दिया और आपकी उसके साथ कोई ट्रांजैक्शन थी, तो आपको उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। देन फॉलोइंग डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। क्या? नेम ऑफ द स्ट्रक ऑफ कंपनी, नाम क्या था, रिश्ता है, जरूरी नहीं है। अगर आपकी कोई ट्रांजैक्शन भी है, ट्रांजैक्शन मतलब आपने उसमें कोई इन्वेस्टमेंट करी हुई है, आपने उसको कोई लोन दिया हुआ है या उससे लोन लिया हुआ है, या कोई पेबल या रिसीवेबल है, आपका नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है ना। पहले तो नाम बताओ स्ट्रक ऑफ कंपनी का, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, लाइक पेबल है, रिसीवेबल है, लोन है, या आपने उस कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट करी हुई है, और फिर कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, और अगर आपका उसके साथ कोई रिलेशन भी है तो वो भी बता दीजिए। अगर है तो रिलेशनशिप, कि आपकी वो सब्सिडरी है, एसोसिएट है, अगर है तो रिलेशनशिप विद स्ट्रक ऑफ कंपनी इफ एनी, रिलेशनशिप विद स्ट्रक ऑफ कंपनी इफ एनी। तो अगर स्ट्रक ऑफ कंपनी के साथ आपका कोई रिलेशन है तो उसके बारे में भी आपको डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। सो ये विलफुल डिफॉल्टर, क्रिप्टो करेंसी, सीएसआर के डिस्क्लोजर, ये सब नई चीजें हैं जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस करी गई हैं। लिखिए इसको जल्दी।
सो अगर स्ट्रक ऑफ कंपनीज के साथ आपका कोई रिश्ता है तो उसका नाम बताइए, किस तरह की ट्रांजैक्शन, रिश्ता जरूरी नहीं है, अगर आपकी कोई ट्रांजैक्शन भी है तो भी आपको डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। रिश्ता है तो बता दीजिए, एसोसिएट जॉइंट वेंचर का रिश्ता है तो बता दीजिए, नहीं है तो रहने दीजिए, पर फिर भी ट्रांजैक्शन है तो आपको डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। हाँ जी, लिखिए जल्दी। ये सब चीजें पहले कुछ नहीं था, ये सब नई आई हैं। ओके, सो आराम से इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। सर आप तो कह रहे थे थोड़े से हैं, ये तो बहुत सारे हैं। बच्चे अब क्या करें ना, जो आए हैं सो पढ़ने तो पड़ेंगे ही। अनडिस्क्लोज्ड इनकम, मैंने बोला था 15-20 पॉइंट्स हैं, अभी 18 हुए हैं, बस खत्म होने वाले हैं। अनडिस्क्लोज्ड इनकम, अनडिस्क्लोज्ड इनकम ये क्या है? मान लो आपकी कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम थी जो सरकार ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड करके पकड़ लिए, ब्लैक मनी, कि आपकी कोई इनकम टैक्स असेसमेंट चल रही थी, जरूरी नहीं है रेडियो, कि आपकी कोई इनकम टैक्स असेसमेंट चल रही थी, उस असेसमेंट में आपकी अनडिस्क्लोज्ड इनकम पकड़ी गई है, तो अगर ऐसा हुआ है तो आपको उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि इस साल हमारी एक अनडिस्क्लोज्ड इनकम पकड़ी गई है, और यह भी बताना पड़ेगा कि अब हमने उसको बुक्स में अकाउंट फॉर कर लिया है, और कर लिया है तो कैसे किया है, बिकॉज अगर पकड़ी गई है तो अब तो बुक्स में लाना ही पड़ेगा, और अगर पेनल्टी दे के तो बुक्स में लाएंगे ही लाएंगे, और अगर बुक्स में लाया है तो उसको कैसे अकाउंट फॉर किया गया है। दिस इज कॉल्ड अनडिस्क्लोज्ड इनकम, कि आपने कभी उसको डिस्क्लोज ही नहीं किया, ब्लैक मनी था, बुक्स में था ही नहीं, डिपार्टमेंट ने पकड़ ली, असेसमेंट के दौरान, सर्च एंड सीजर के दौरान, रेड के दौरान, किसी भी दौरान डिपार्टमेंट ने पकड़ी, तो एक तो उसका डिस्क्लोजर चाहिए कि हाँ ऐसी कोई इनकम पकड़ी गई है, दूसरा उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपरली डिस्क्लोज कर दिया गया है या नहीं किया गया, और करा गया है तो कैसे करा गया है, ये सब भी हमें बताना पड़ेगा। सो ये भी हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। अनडिस्क्लोज्ड इनकम, पढ़िए जी। द कंपनी शैल गिव डिटेल्स ऑफ एनी ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, जो आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करे थे, बट सरेंडर ड्यूरिंग द इनकम टैक्स असेसमेंट, बट इनकम टैक्स असेसमेंट के दौरान उसको सरेंडर किया गया, एंड ऑल्सो टू डिस्क्लोज whether it has properly recorded in the books of accounts during the year। so ये भी बताना पड़ेगा कि क्या उसको इस साल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपरली डिस्क्लोज किया गया है या नहीं किया गया है। लिखिए जल्दी। सो ये था आपका डिस्क्लोजर रिगार्डिंग अनडिस्क्लोज्ड इनकम। क्लियर है? सो आराम से इसको बच्चे पॉज करके लिख लीजिएगा। अगला भी एक नया कॉन्सेप्ट है, ये सब कुछ पहले कुछ नहीं होता था, ये सब नए कॉन्सेप्ट्स आए हैं, ऐसे कोई डिस्क्लोजर पहले नहीं दिए जाते थे। अगला है जी बेनामी प्रॉपर्टी हेल्ड। हाँ सर, ये तो कभी सुना ही नहीं हमने, कोई बात नहीं, अभी बताते हैं। अभी इन सब पे ना थ्योरी ना पूछ ले, मुझे ये डर लगता है। डिटेल्स ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी हेल्ड। अब ये बेनामी प्रॉपर्टी क्या होता है? बच्चे लोग क्या करते हैं, ब्लैक मनी छुपाने के लिए अपने नौकर के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, या अपने रिश्तेदार के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। अगर वो पकड़ी जाती है तो उसको बोलते हैं कि ये बेनामी प्रॉपर्टी है, और सरकार इसको लेके बहुत सख्त थी पिछले दिनों।
आजकल तो चलो चुनाव है तो वो अलग ही चीजों में व्यस्त है, पर इसको लेके काफी सख्ती सरकार हमारी कि बेनामी प्रॉपर्टी को पकड़ना जरूरी है। बच्चे मतलब लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीस की बेनामी प्रॉपर्टी है इस देश में, ये रियलिटी है। मैं भी कुछ लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने नौकर के नाम पे प्रॉपर्टीज लेके रखी होती है। अब अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी पकड़ी गई है, खुद थोड़ा तो कोई बताएगा। मतलब मैं कंपनी को कह दूं अगर तेरी बेनामी प्रॉपर्टी है ना, डिस्क्लोजर दे दी, वो कह रहा कोई नहीं देता हूं, वो कह रहा मेरी है ही नहीं, मैं क्यों दूं। तो डिस्क्लोजर का सवाल तब आएगा अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी पकड़ी गई है तो, और बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर मुकदमा शुरू हो गया या प्रोसीडिंग शुरू हो गई है, तो कंपनी को इस बेनामी प्रॉपर्टी के डिस्क्लोजर्स भी देने पड़ेंगे। खुद थोड़े ना कोई बताएगा कि हाँ ये मेरी बेनामी प्रॉपर्टी है, अच्छा अच्छा मैं इसके डिस्क्लोजर खुद ही दे देता हूं, फिर वो बेनामी थोड़ा ना हुई। सो अगर कोई बेनामी प्रॉपर्टी पकड़ी गई है तो उसके डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। सो वेयर एनी प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड, कोई प्रोसीडिंग शुरू हो गई है, कार्रवाई शुरू हो गई है किस एक्ट के अंदर, अंडर बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट 1988, देन फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स आर रिक्वायर्ड। सो अगर कोई बेनामी प्रॉपर्टी पकड़ी गई है तो आपको ये डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। क्या? डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सा ईयर ऑफ एक्विजिशन है, कितने अमाउंट की प्रॉपर्टी है, बेनिफिशियरी किसके नाम पे ये खरीदी गई है, और नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स, और किस तरह के प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट शुरू करे गए हैं। सो अगर कोई बेनामी प्रॉपर्टी पकड़ी जाती है तो उसका भी डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा। जब तक पकड़ी नहीं जाती तब तक आप थोड़ा ना डिस्क्लोजर देंगे। डिस्क्लोजर तो आप तभी देंगे जब वो बेनामी प्रॉपर्टी आपकी पकड़ी जाएगी। लिखिए इसको जल्दी, मैं एक बार चेक कर लूं कुछ और तो नहीं है, एक आधा कोई और होगा, ज्यादा नहीं है, एक बार देख लेते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है, करा देते हैं, जहां इतने कराए हैं तो क्या फर्क पड़ता है। सो अगर रह गया है तो प्लीज इसको पॉज करके लिखिएगा। नेक्स्ट, टाइटल डीड्स ऑफ प्रॉपर्टी not held in the name of company, टाइटल डीड्स ऑफ प्रॉपर्टी नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी। अब इसमें और बेनामी प्रॉपर्टी में क्या अंतर है, बिकॉज लिखवाया तो यहां भी यही है, टाइटल डीड्स ऑफ प्रॉपर्टी नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। बच्चे बेनामी प्रॉपर्टी होता है जहां ब्लैक मनी लगी है, यह है कि कंपनी ने पैसा लगाया है पर प्रॉपर्टी किसी डायरेक्टर के नाम पे है, किसी प्रमोटर के नाम पे है, प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे है, पैसा कंपनी का लगा है, उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। मतलब यहां पता है कि कंपनी ने दूसरे के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसकी डिटेल देनी पड़ती है। ठीक है, लिखिए। सो बेनामी का तो पता ही नहीं होता ना आपने खरीदी है, वो तो पकड़ी जाएगी तो पता लगेगा कि ये बेनामी प्रॉपर्टी थी। ये तो मतलब क्लियर है, कंपनी खुद बताएगी कि फलाने बंदे के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी है, पैसा कंपनी का लगा है, क्यों खरीदी है ये सारे कारण बताने पड़ेंगे। द कंपनी शैल प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ ऑल immovable properties
whose title deeds are not held in the name of company. Whose title deeds are not held in the name of company. अब इसका भी ना टेबल बना के दिया गया है, टेबल बहुत बनाए गए हैं। सबसे पहले बताना है रेलेवेंट लाइन आइटम इन द बैलेंस शीट, कि बैलेंस शीट में वो पीपीई है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, क्या है वो, ठीक है। दूसरा, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, कि वो लैंड है, बिल्डिंग है या लैंड एंड बिल्डिंग है, ये बताना पड़ेगा। दूसरा, कैरिंग अमाउंट कितनी है, कि कितने की प्रॉपर्टी है, हर एक का अलग अलग बताना है। कैरिंग अमाउंट कितनी है, किसके नाम पे है, टाइटल डीड हेल्ड इन द नेम ऑफ, किसके नाम पे खरीदी है, टाइटल डील हेल्ड इन द नेम ऑफ, ठीक है। तो क्या डीड होल्डर इज प्रमोटर डायरेक्टर, क्या है वो, नेचर ऑफ डीड होल्डर, नेचर ऑफ डीड होल्डर, कि वो प्रमोटर है, डायरेक्टर है, केएमपी है, एम्प्लॉई है, कौन है वो जिसके नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी है, कब खरीदी है, डेट ऑफ परचेस, कब खरीदी है, डेट ऑफ परचेस, और क्या कारण है कि इसको कंपनी के नाम पे नहीं खरीदा गया, रीजंस फॉर नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी, रीजंस फॉर नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। सो रेलेवेंट आइटम मान लो पीपी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, 10 करोड़ की है, राम के नाम पे खरीदी है, राम कौन है, डायरेक्टर है, डेट कोई भी डाल सकते हो, कारण कोई भी बताओ। सो ये सब बताना पड़ेगा जी, कि अगर आपने किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी है तो क्यों खरीदी है, कितनी खरीदी है, कब खरीदी है, किसके नाम पे खरीदी है, ये सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। लिखिए, बस बहुत है, एक और लिखवा देते हैं बस। ऑलमोस्ट डन। एक आखिरी लिख लीजिए, तो इसको आराम से पॉज करके लिख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 21, एक आखिरी लिख लीजिए, वेयर द कंपनी हैज not used the borrowings from banks for special purpose, then company should disclose the details. Then द कंपनी शुड डिस्क्लोज द डिटेल्स। तो अगर आपने कोई स्पेसिफिक लोन लिया है किसी पर्पस के लिए, कोई बिल्डिंग बनाने के लिए, पर अभी तक कोई यूज नहीं किया, तो उसके डिटेल दे दीजिएगा। सो ये कोई इतना खास नहीं है, ठीक है जी, दैट्स इट। सो हमने सारे अमेंडमेंट्स चर्चा कर लिए, शेड्यूल 3 के काफी सारे हैं, 21 पॉइंट्स हो गए। सो इनको पढ़ के जाइएगा। प्रैक्टिकल के लिए पहले 4-5 रेलेवेंट है बस, बाकी तो मुझे लगता है कि इन पे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि नई चीजें हैं, तो शायद इंस्टीट्यूट चेक करना चाहेगा कि इनको ये आती हैं या नहीं आती हैं।
सो देखो कितनी सारी नई चीजें शेड्यूल 3 में इन लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दी है। सो ये डिवीजन 1 में भी आई है, डिवीजन 2 में भी आई है। लास्ट वाली कॉमन है, शुरू वाली अलग है, क्योंकि डिवीजन 1 के फॉर्मेट थोड़े से अलग होते हैं। सो एक तो ये अमेंडमेंट थी जी। दूसरा मैंने बताया एक फ्रेमवर्क है, तो फ्रेमवर्क तो मैं दोबारा नहीं डिस्कस करूंगा, उसके सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस कर दूंगा और यू विल फाइंड कि जो फ्रेमवर्क हमने पढ़ा हुआ है उसी के बेस पे हो जाते हैं। इतना बड़ा फ्रेमवर्क पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। मीनिंग ऑफ एसेट, मीनिंग ऑफ लायबिलिटी, तो जो 4 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस किए हैं वो 4 या 5 है, तो सीधा स्टडी मटेरियल से डिस्कस कर दूंगा। सो अगली क्लास में हम लोग फ्रेमवर्क के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए। सो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।